तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जब भी हम अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर बनती है ना? हर तरफ मीलों तक फैली सफेद बर्फ, जमा देने वाली हवाएं और एकदम सुनसान सा नज़ारा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस जमे हुए महाद्वीप की उस सफेद चादर के नीचे कुछ ऐसे खौफनाक और जीवंत रहस्य छिपे हों जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इन्हीं बातों की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि अंटार्कटिका का असली सच उस सफेद भ्रम से कितना अलग है। अब सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल ये आता है कि इस 3 किलोमीटर मोटी ठोस बर्फ के नीचे आखिर छिपा क्या है। ऊपर से देखने पर चीजें बहुत शांत लगती हैं, लेकिन विज्ञान हमें इस जमे हुए आवरण के नीचे दबी एक पूरी की पूरी अलग दुनिया को समझने की चुनौती देता है। भाग 1, बर्फ का रेगिस्तान, जो असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। अब इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 3 किलोमीटर। ये वाकई बहुत चौंकाने वाला है। मतलब अगर आप कभी अंटार्कटिका की सतह पर खड़े हों तो आप असल में जमीन पर नहीं खड़े हैं, आप तो 3 किलोमीटर ऊंचे एक ठोस बर्फ के पहाड़ पर खड़े हैं। जो असली जमीन है ना, वो तो इस बर्फ के नीचे मीलों गहराई में दबी पड़ी है। और पता है, हमारी पूरी धरती की लगभग 90% बर्फ सिर्फ और सिर्फ इसी एक जगह पर फंसी हुई है। ये बर्फ का इतना विशाल भंडार है कि हमें लगने लगता है जैसे ये जगह हमेशा से ऐसी ही रही होगी, एकदम रुकी हुई, बंजर और जमी हुई। लेकिन सच बताऊं तो हकीकत इससे कोसों दूर है। भाग 2, गोंडवाना कनेक्शन। यहां पर अल्फ्रेड वेगनर की कहानी जानना बहुत जरूरी है, जो काफी दुखद भी है। 1912 में जब वेगनर ने दुनिया को बताया कि हमारे महाद्वीप खिसकते हैं, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। उनका कहना था कि धरती एक बड़े से पजल की तरह है और अंटार्कटिका कभी बाकी दुनिया से जुड़ा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, 1930 में ग्रीनलैंड की भयानक -60 डिग्री की ठंड में उनकी जान चली गई। और उसके कई दशकों बाद 1960 के दशक में जब ओशियन फ्लोर स्कैनिंग हुई, तब जाकर दुनिया को समझ आया कि वेगनर तो बिल्कुल सही थे। जी हाँ, वेगनर 100% सही थे। अगर हम करीब 200 मिलियन साल पीछे जाएं, तो अंटार्कटिका कोई अलग थलग पड़ा बर्फ का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये गोंडवाना नाम के एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का एकदम केंद्र था। ये सीधे तौर पर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और हमारे भारत से जुड़ा हुआ था। उस वक्त वहां का औसत तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस रहता था। जरा कल्पना कीजिए, एक बेहद हरा भरा, लगातार बारिश से भीगने वाला और घने जंगलों से भरा हुआ अंटार्कटिका। भाग 3, डायनासोर का राज। अब सुनिए, ये कितना हैरान करने वाला है। अंटार्कटिका के ट्रांस एंटार्क्टिक पहाड़ों में करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर हमें चौंकाने वाले फॉसिल्स मिले हैं। एक तरफ है क्रायोलोफोसॉरस। ये 190 मिलियन साल पहले का एक बहुत ही खतरनाक मांस खाने वाला शिकारी था, जिसकी आंखों के ठीक ऊपर एक पंखे के आकार की हड्डी होती थी। और दूसरी तरफ हमें मिला ग्लेसियालोसॉरस, जो एक विशाल लंबी गर्दन वाला शाकाहारी डायनासोर था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस वक्त दक्षिणी ध्रुव के पास मौजूद घने जंगलों में खूंखार शिकारी इन विशाल शाकाहारियों का शिकार किया करते थे। लेकिन फिर समय का पहिया घूमा और आया 66 मिलियन साल पहले का वो भयंकर रीसेट। जी हां, चिक्सलूब एस्टेरॉयड का वो विनाशकारी प्रहार। आसमान में अंधेरा छा गया, जंगल तबाह हो गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एस्टेरॉयड ने अंटार्कटिका को हमेशा के लिए बर्फ में नहीं बदला। इसके बजाय इस तबाही ने एक और भी ज्यादा जंगली और खूंखार इकोसिस्टम के पनपने का रास्ता खोल दिया। भाग 4, इयोसीन काल के खूंखार शिकारी। आज की उस जमा देने वाली शांति की तुलना अगर हम इयोसीन काल की चिलचिलाती गर्मी से करें तो दिमाग चकरा जाता है। इयोसीन थर्मल मैक्सिमम के दौरान अंटार्कटिका का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस भयंकर गर्मी ने वहां जीवन तो वापस ला दिया, लेकिन एक बहुत ही खौफनाक रूप में। मैं बता रहा हूं, ये किसी नॉर्मल फूड चेन की कहानी नहीं है। ये एकदम साक्षात दुस्वप्न था। जमीन पर टेरर बर्ड्स दौड़ती थीं, 6 फीट ऊंची खंजर जैसी चोंच वाली चिड़ियां जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार को चीर सकती थीं। नदियों के अंदर 23 फीट लंबे विशाल मगरमच्छ घात लगाए बैठे रहते थे। और तो और वहां 6 फीट 9 इंच लंबे बेहद ताकतवर पेंगुइन थे, जिन्हें एंथ्रोपोनिस कहा जाता था। समुद्र में 40 फीट लंबी सांप जैसी दिखने वाली दांतों वाली वेल बैसिलोसोरस का राज था। यकीन मानिए, ये कोई हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, अंटार्कटिका का असली इतिहास है।
और ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ शिकारी ही थे। जमीन के रास्तों से कई अजीबोगरीब स्तनधारी जीव भी उन जंगलों में चरने के लिए आते थे, जैसे 400 किलो का नोटियोफोसस, टैपिर जैसी नाक वाला विक्टर लेमोनिया और गैंडे जैसे दिखने वाले एक्स्ट्रापोथेरस। बेचारों की जिंदगी हर पल उन खूंखार शिकारियों से छुपने और बचने में ही निकल जाती थी। वैसे जमीन जितनी खतरनाक थी, उस वक्त अंटार्कटिका के गर्म समुद्र भी उतने ही खौफनाक थे। वहां शार्क की कई डरावनी प्रजातियां पाई जाती थीं, और इन सब में सबसे ऊपर था ओटोडस ऑरिकुलेटस। ये मशहूर मेगालोडॉन का ही एक 31 फीट लंबा खूंखार रिश्तेदार था, जो उन समुद्रों का असली राजा था। भाग 5, द ग्रेट फ्रीज यानी महाजमाव की शुरुआत। तो आखिर ये सब खत्म कैसे हुआ? करीब 34 मिलियन साल पहले हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में बहुत बड़े बदलाव हुए। पहले कदम में अंटार्कटिका दक्षिण अमेरिका से टूटकर अलग हो गया, जिससे ड्रेक पैसेज बना। फिर दूसरे कदम में ये ऑस्ट्रेलिया से भी दूर खिसक गया और तस्मानियन गेटवे बन गया। मतलब जमीन से जुड़े सारे रास्ते टूट गए, अंटार्कटिका पूरी तरह से कट गया, और जो जानवर वहां थे वो बस वहीं फंस कर रह गए। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलेन कोई उल्कापिंड नहीं था, बल्कि एक समुद्री धारा थी, अंटार्कटिक सरकमपोलार करंट। ये एक बेहद शक्तिशाली और लगातार बहने वाली धारा थी, जिसने इस अलग थलग पड़े महाद्वीप को चारों तरफ से घेर लिया। इस धारा ने गर्म समुद्री पानी को अंटार्कटिका के तटों तक पहुंचने से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। एक तरह से इसने एक ऐसी अभेद्य दीवार बना दी, जिसने अंटार्कटिका को एक कभी न खत्म होने वाले जमाव की तरफ धकेल दिया। और इसके साथ ही एक और मुसीबत आई। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरने लगा। जैसे ही बर्फ जमनी शुरू हुई, उस सफेद बर्फ ने सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। इससे ठंड और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। ये एक अनस्टॉपेबल कूलिंग साइकिल बन गया था, एक ऐसा डेथ ट्रैप जिससे कोई भाग नहीं सकता था। वो खतरनाक टेरर बर्ड्स, विशाल पेंगुइन और बड़े बड़े मगरमच्छ, वो सभी धीरे धीरे इस खामोश ठंडी जेल में हमेशा के लिए जम गए। भाग 6, बर्फ के नीचे के रहस्य। आज की तारीख में भी ये सोचना कितना अकल्पनीय है कि उस 3 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे गैम्बरसेव पर्वत नाम की एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला मौजूद है। ये साइज में यूरोप के एल्प्स जितनी बड़ी है, लेकिन आज तक किसी इंसान ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा है। और उससे भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली चीज है लेक वॉस्टॉक। ये एक विशालकाय झील है जो 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे लाखों सालों से पूरी तरह से सील है। ना वहां कभी सूरज की रोशनी गई है, ना ही ताजी हवा। अब अगर हम आज के परिदृश्य की बात करें तो हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वर्तमान जलवायु परिवर्तन और इंसानों द्वारा किया जा रहा कार्बन उत्सर्जन असल में एक प्राकृतिक वार्मिंग साइकिल को कृत्रिम रूप से तेज कर रहा है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये एक प्लैनेटरी साइकिल है जिससे मानवीय गतिविधियां गति दे रही हैं, और हो सकता है कि भविष्य में किसी दिन ये बर्फ फिर से पिघलने लगे और वो प्राचीन जमे हुए जंगल एक बार फिर से दुनिया के सामने आ जाएं। तो जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या यह संभव है कि लेक वॉस्टॉक के उस गहरे, घने, अंधेरे और लाखों सालों से पूरी तरह कटे हुए पानी में आज भी कोई प्राचीन सूक्ष्म जीवन पनप रहा हो? अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का एक निर्जीव रेगिस्तान नहीं है, ये तो एक सोती हुई दुनिया है जो उस बर्फ के नीचे चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रही है। जरा सोचिएगा इस बारे में। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।